हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 9 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, उन सभी की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है और बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो हमारे इस भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो चलिए जी, पहली न्यूज़ आपके सामने दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ओथ टेकिंग सेरेमनी, हु इज ऑन द गेस्ट लिस्ट फॉर द जून 9 इवेंट। आप सभी को पता है आज नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और ये जो कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो कौन सा कार्यकाल होगा, तो ये तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2 बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। अभी इसमें कुछ विदेशी नेता आने वाले हैं उनकी इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि इस सेरेमनी में जो भी विदेशी नेता आएंगे उनको प्रायोरिटी किस आधार पे दी गई है, तो उसमें प्रायोरिटी के लिए इन्होंने 2 पॉइंट बताए हैं। नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी पहले की नीति ये लेकर आए हैं कि इस सेरेमनी में सबसे पहले पड़ोसी को न्योता दिया जाएगा। और एक पॉलिसी और है सागर। तो ये जो सागर दृष्टिकोण है इसको ध्यान में रखते हुए और पड़ोसी पहले की नीति को ध्यान में रखते हुए विदेशी नेताओं को इनवाइट किया गया है ताकि वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। पड़ोसी देशों के साथ साथ एशिया के जो फर्स्ट लोको पायलट हैं उनको भी बुलाया गया है इस नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। कई प्रमुख आमंत्रित व्यक्ति होंगे इसमें और नीति मैंने आपको बता ही दिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मिस्टर मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी वुड बी हेल्ड ऑन जून 9, यानी कि आज के दिन शपथ लेने जा रहे हैं अपने नए मंत्रिमंडल के साथ। और शाम को 7:15 पे ये सेरेमनी होगी। शपथ लेंगे आज शाम को 7:15 बजे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी इस एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर शिरकत कर चुके थे। उन्होंने हामी भर दी कि हाँ, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना मुख्य नेता मानते हैं।
तो जैसे हम बात करते हैं कौन कौन सी पार्टियां हैं इसमें, तो एक नाम है टीडीपी का। टीडीपी की फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। तो तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू आए हुए थे। और जनता दल यूनियन, तो ये जो है इसकी तरफ से नीतीश कुमार आए हुए हैं। और जो महाराष्ट्र में है शिवसेना, उसके सीएम एकनाथ शिंदे वो भी आए थे दिल्ली में प्रेसिडेंट मुर्मू के पास। और उन्होंने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और नई सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है उसके लिए अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। यहां पर आप देख सकते होंगे अभी हमारे नरेंद्र मोदी आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और ये उस समय की फोटो है जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर ली थी। उसके बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया के सामने रूबरू हुए, उसी के सामने ये दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। अब आप एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ग्रहण की थी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी बार आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा इसमें 30 मई 2019, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, आपको मैंने बताया पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में इनका कौन सा रहा। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और फिर दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ। जब हम 2019 की बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है लोकसभा चुनाव 2019 में जब हुए तब कौन सी लोकसभा का गठन किया गया, तो पता है आपको 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। अभी 2024 के जो चुनाव हुए हैं उनमें 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है। जब 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था तो ये चुनाव जो हो रहे थे 2019 के, ये 11 अप्रैल 2019 से लेकर 19 मई 2019 तक चले थे लोकसभा चुनाव 2019 वाले। ठीक है, ये भी 7 चरणों में आयोजित करवाए गए थे 2019 के आम चुनाव। फिर इसका परिणाम आया था 23 मई को। 23 मई 2019 को परिणाम घोषित किए गए। और इन परिणामों में आपको पता है बीजेपी के पास में कितनी सीटें आई थी, 303 सीटें आई, यानी कि इनके पास बहुमत मिल चुका था। और इनके नेतृत्व में जो गठबंधन की बात करते हैं जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं, तो एनडीए की सीटें कितनी बन गई थी उस समय, 353 सीटें बन गई थी। और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की थी 30 मई 2019 को। ठीक है ना, तो ये उनका दूसरा कार्यकाल था। पहले कार्यकाल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जब 2014 में संपन्न हुए थे तब कौन सी लोकसभा का गठन किया गया, तो 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था। और जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब कौन सी लोकसभा का गठन हुआ, 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था उस समय। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आप सभी को पता है ओम बिरला, है ना। अभी आप सभी को पता है 2024 के चुनाव हाल ही में हुए हैं और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे हैं। और ये 18वीं लोकसभा का गठन होने वाला है और वो अपने नए मंत्रिमंडल के साथ में ये शपथ ग्रहण करेंगे। अब इसमें अध्यक्ष कौन बनेंगे वो अभी प्रश्न चिन्ह है, तो देखते हैं कौन बनते हैं। जैसे ही अपडेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको हम बता देंगे। ठीक है ना, तो चलिए जी, अभी यहाँ पर जैसे
शब्द की बात करें तो 9 जून 2024 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा चलो शब्द ग्रहण के बारे में लिखा भी जाए, शब्द तो 26 मई 2014 को ग्रहण की थी पहले कार्यकाल के लिए, और शपथ ग्रहण दूसरे कार्यकाल के लिए कब ग्रहण की थी? 30 मई 2019। और ये जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है आज, यानी कि उनके तीसरे कार्यकाल के लिए, तो ये 9 जून 2024 को संपन्न हो जाएगा शाम को 7:15 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के लिए शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब इन्होंने अपने पहले कार्यकाल के रूप में शपथ ली थी तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता है, प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना। और जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी 2019 में, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो अब जब 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ये शपथ लेने जा रहे हैं, तब हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, जो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, उसने कितनी सीटें हासिल की है? 286। और इंडिया गठबंधन जो है उसने 202 सीटें हासिल की हैं इस लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा के चुनाव 543 सीटों पर आयोजित किए गए। ठीक है ना। अब आप एक और प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताएंगे। भारत में प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप कहेंगे जी हां, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है ना। अभी दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, तो भी आप कहेंगे जी हां, दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है क्या? आप कहेंगे जी हां, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। हालांकि हम बात करते हैं हमारे संसद की, तो संसद में किस 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 से मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। लेकिन मुख्य तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। कहीं भी किसी के देश के साथ में कोई भी एक मतलब किसी भी संगठन के लिए हिस्सा लेना हो या फिर किसी दूसरे देश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर आपने प्रधानमंत्री को जाते हुए देखा होगा। तो तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री के हाथों में है। और वैसे बेसिकली देखा जाए तो मेन शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचित सदस्य और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना अनिवार्य है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। तो गलत क्यों लिखी हुई है? आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी का निर्वाचित सदस्य होता है या फिर उसका नेता होता है, लेकिन ये चीज अनिवार्य नहीं है कि वो बहुमत दल का ही नेता होना चाहिए। यहां पर पढ़ के देखो, अभी देखो, ये एनडीए जो है ना गठबंधन, इसकी सीटें बनी है 286। लेकिन जब हम इसमें मेन पार्टी यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कितनी सीटें ग्रहण की है? 240। तो 240 सीटें तो आप कह सकते हैं बहुमत तो नहीं मिला, तो बीजेपी बहुमत में तो नहीं है। तो यहां पर देखो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना
अनिवार्य है, तो अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये भी अनिवार्यता नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य होगा तभी वो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी वह पदभार ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से एक का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा इसमें ठीक रहेगा? 1, 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू सेज he would be honored to attend Prime Minister Modi's swearing in ceremony. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह में अगर शामिल होता हूं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अब बात आती है, ये वही मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिनके साथ में क्या है, हमारा एक तरीके से द्वंद्व चल रहा था। किस मायने में द्वंद्व चल रहा था? तो जब ये मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने क्या किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। यानी कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो हम अपने देश से, भारत है या फिर भारतीयों से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको बाहर कर देंगे। इसी वजह से जैसे ही मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, वैसे ही हमारे भारत के सैनिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। हमारे भारतीय सैनिक वहां पर रहकर इनके लिए मदद करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर भी ये मोहम्मद मुइजू जो थे, राष्ट्रपति के बनने के बाद इस प्रकार का निर्णय लिया। और फिर आपको पता है, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए हुए थे? अपने लक्षद्वीप क्षेत्र में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने फोटो खिंचवा दी थी। फोटो खिंचवा कर वो सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके बाद में और मुद्दा ये गर्मा गर्म हो गया, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो क्या है, हमारा भी पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। और जब हम इस मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? तो वो इसी पर्यटन की दृष्टि से डिपेंड करती है। तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही फोटो खिंचवाई थी वहां पर लक्षद्वीप में, तो फिर एक प्रकार से इनके मन में भेद हो गया कि वो अपने देश के क्षेत्र का एक चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर प्रसार हो। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पे ही निर्धारित है, क्योंकि हमारे भारत से बहुत सारे बॉलीवुड के नेता, बहुत सारे नेता वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो मुद्दा ऐसे सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आया, तो भारतीय जो बॉलीवुड के नेता थे या फिर और भी कई इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने भारत के पक्ष में बहुत सारी आवाजें भी उठाई थी। लेकिन अभी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के बीच में इनको भी न्योता दिया गया है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो प्रायोरिटी देंगे, किस आधार पे? नेबरहुड फर्स्ट के आधार पे, यानी कि पड़ोसी पहले। तो पड़ोसी मालदीव है हमारा, तो मालदीव को भी क्या है, न्योता दिया गया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया और इन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं बड़ा सम्मानित महसूस करूंगा। तो ये एक अच्छी बात रहेगी आने वाले समय में। हो सकता है कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उसमें स्नेह पैदा हो। मुनु महावर, जो कि हमारे भारत के हायर कमिश्नर हैं, ठीक है, उन्होंने इनको ये संदेश भेजा था राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से। तो अभी निमंत्रण इन्होंने स्वीकार किया है और इसी प्रकार ये टिप्पणी की है। मिस्टर मोइजू रिमार्क्स केम एज ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन टू अटेंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज स्वेरिंग इन सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। Mr. Modi will be administered the oath of office on June 9। आज ही ये शपथ लेने जा रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री के रूप में इनका कौन सा कार्यकाल होगा? तो ये तीसरा कार्यकाल होगा इनका। ठीक है ना। अभी चलो बात उठी है
मालदीव की। तो मालदीव के राष्ट्रपति यही हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए ये कहा था कि मैं भारत को बाहर कर दूंगा, क्योंकि इनकी जो सोच है वो चाइना के पीछे लगने वाली है। तो ये चाइना के पिट्ठू बने हुए थे कुछ समय। अभी देखते हैं क्या परिवर्तन आएगा। जब ये भारत में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो एक नीति होती है, विदेशी नीति, उसका भी तो पालन करना पड़ेगा। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। मालदीव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो आपको बताना है। मालदीव, आप सभी को पता है ये मालदीव हमारे हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जब हम इस मालदीव की बात कर रहे होते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर है। ये उसकी भूमि का क्षेत्र है। जब हम भूमि और जो इसका समुद्र सहित फैलाव अगर देखेंगे तो कितना हो जाता है ये? तो 90,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैल जाता है। भूमि प्लस में इसका जो समुद्री क्षेत्र आता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखना है। मालदीव की राजधानी माले है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। द कैपिटल ऑफ मालदीव इज माले। मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीव रुपया है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है, तो हम ये टिक नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय माले मालदीव में है क्या? आप कहेंगे ये तो गलत लिखा हुआ है, और हमें कौन सा टिक करना था? जो कथन गलत था वो टिक करना था। अगर ये एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय माले मालदीव में नहीं है तो फिर ये कहां पर है? ये तो मनीला में है। मनीला किस देश की राजधानी है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखना है, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। और चौथा पॉइंट पढ़ के देखो, मालदीव दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि जिसे हम सार्क कह देते हैं, उस सार्क का सदस्य है क्या? बिल्कुल ठीक है, ये बात सार्क का ही सदस्य है ये। और इस सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई ढाका में। और ढाका किस देश की राजधानी है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और जब हम बात करते हैं इस सार्क संगठन का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? इस सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में बना हुआ है। काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। और ये मुख्यालय काठमांडू कब बनाया गया था? तो ये बात है 17 जनवरी 1987 की। तो 1987 में इनका मुख्यालय काठमांडू नेपाल कर दिया गया। तो सार्क की अगर हम बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एशिया के दक्षिण में देश आते हैं उन्होंने अपने क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है सार्क संगठन। इस सार्क संगठन में कौन कौन से देश आते हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो देश हैं वो सार्क संगठन के सदस्य देश हैं। तो कितने देश हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 देश हो गए। ये 8 देश सार्क संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से एक नाम मालदीव का था जो आपको टिक करना था। अब इस मालदीव के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं, ये मालदीव संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है, यानी कि जिसे हम यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन। इस मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 21 सितंबर 1965 को ग्रहण की थी। और इस मालदीव की राजधानी माले है, और ये मालदीव का राष्ट्रीय ध्वज है। आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ये जो माले इस देश की राजधानी है, इस माले में मालदीव की सबसे बड़ी आबादी आवास करती है, ठीक है ना। छोटा सा तो है, मैंने आपको बताया 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्र के हिसाब से। अगर समुद्री
एरिया को मिला लिया जाए तो 90,000 वर्ग किलोमीटर ये बन जाता है। कभी यहाँ पर भी बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था बौद्ध धर्म का यहाँ पे 12वीं शताब्दी के आसपास। जिस प्रकार हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, यहाँ पर भी इस्लाम की पहुंच हो गई उस 12वीं शताब्दी के आसपास में। फिर 16वीं शताब्दी के आसपास हमारा भारत भी औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार हुआ, ये देश भी औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार हो गया। फिर 19वीं सदी में ये ब्रिटेन के संरक्षण में आ गया और 1965 में जाकर ये देश कहीं आजाद हुआ था। और फिर ये 21 सितंबर 1965 को यूएन का सदस्य भी बना। और 1968 में यहां पर किसकी शुरुआत हुई थी? राष्ट्रपति गणराज्य की शुरुआत हुई। यानी कि इनके जो मुख्य डिसीजन है वो कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लिया करते हैं। तो अभी मैंने बताया था ना, इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कहा था कि मैं भारत को अपने देश से बाहर कर दूंगा। राष्ट्रपति गणराज्य की शुरुआत 1968 में हुई इस देश में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा द्वीप ये देख, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे ना आपको, ये यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, ये घूम सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो इस देश की अर्थव्यवस्था जो है पर्यटन की दृष्टि से निर्भर करती है। जितने लोग यहाँ पर घूमने आएंगे उतना ही ये देश जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सशक्त होगा, है ना। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो खिंचवा दी थी लक्षद्वीप में, तो फिर इनको लगा कि अब तो हमारा पर्यटन का क्षेत्र है वो धीमा पड़ जाएगा, इसी वजह से ये भी नाराज हुए। तो हमारी इस कक्षा का ये पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। EduRohi24 आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, इस कक्षा को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस टाइम पे मिलती रहें। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा की दूसरी भाग की ओर, तो जिसका नाम क्या है? टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज के दिन क्या खास है वही बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण दिवस आज क्या है? तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड दिवस। अब जैसे हम प्राचीन समय की बात कर रहे होते हैं, प्राचीन यानी कि जैसे ही बात करते हैं इतिहास की, आपने इतिहास कवर किया होगा तो आप वहां पर कौन कौन से स्रोत पढ़ते हैं? तो एक तो आप साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। तो एक होता है जो हमें किसी भी खुदाई के दौरान मिला हो, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना। तो इस प्रकार दो प्रकार के सोर्सेज मेनली हमें मिलते हैं। तो वो है तो रिकॉर्ड ही, उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पे हम क्या करते हैं? इतिहास के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस देश से कब आया था, उसने क्या लिखा, उसके अनुसार हमारा भारत का जो नजरिया था वो कैसा था, हमारे भारत का समाज कैसा था, है ना। तो वो रिकॉर्ड थे उस समय के। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे किस प्रकार के रिकॉर्ड हैं हमारे समाज में? जैसे अभी राशन कार्ड आप कह सकते हैं एक रिकॉर्ड का कार्य कर रहा है। राशन कार्ड के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी घर कितना सशक्त है, किसे कितना राशन मिलता है, ठीक है। और आधार कार्ड पैन कार्ड हुए, ये भी तो रिकॉर्ड ही है हमारा एक तरीके से। इस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी कि क्षेत्र जो है कितने अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक से अटैच होते हैं और उसमें पता लग जाता है कि किसके पास कितना धन है। तो यानी कि समाज के बारे में वर्तमान की दृष्टि से अगर पता करना हो तो इस प्रकार की चीजें हमें जरूरी होती हैं। तो रिकॉर्ड, वर्तमान का रिकॉर्ड ये है, प्राचीन समय का रिकॉर्ड और रहा होगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय अभिलेख दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस पूरे विश्व स्तर पे ही मनाया जाता है ताकि ये जो रिकॉर्ड है ना, हम इनको संजो कर रख सकें। हमारे आम जनजीवन यानी कि हर आदमी अपने जीवन में अभिलेखों को सहेज कर रखता है, उसे संवार के रखता है।
ये अभिलेख आपके राशन कार्ड, पैन कार्ड, आपकी डायरी तक भी हो सकती है ना। तो प्राचीन समय में आपको पता है लोग लिटरेचर लिखा करते थे, आजकल भी कुछ लोग डायरी लिखते हैं, तो उस डायरी में भी रिकॉर्ड पता लग जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो सोर्स होते हैं, डायरी वगैरह या फिर बैंक की पासबुक, अगर आप उन्हें संजो कर रखेंगे तो आने वाले भविष्य में इस प्रकार के दस्तावेज और अभिलेख कई बार पूरे समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इन रिकॉर्ड्स को संजो कर रखना, ठीक है, चाहिए। और इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग इन चीजों को समझें कि ये चीजें इतिहास लिखने के लिए कितनी जरूरी होती हैं। अब आप ये बताओ कि अंतरराष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाने की शुरुआत 2007 में हुई थी, और ये दिवस 9 जून 2007 को सबसे पहले मनाया गया। मानव सभ्यता के विकास के साथ आम आदमी की जिंदगी में दस्तावेज यानी अभिलेख का महत्व बढ़ता ही गया है, और हमें इस महत्व को कभी भी खत्म नहीं होने देना। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर जिनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। किरण बेदी, इनका नाम आपने बखूबी सुना होगा, किरण बेदी, ठीक है ना। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 9 जून 1949 को। कहां पे? अमृतसर में। और ये अमृतसर कहां पे है? हमारे भारतीय पंजाब में है, ठीक है ना। तो इनके बारे में कहा जाता है, ये क्वेश्चन बताओ, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस कह देते हैं, हमारे भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो नाम किसका आएगा? तो नाम आएगा किरण बेदी का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमेशा से पूछा जाता है कि हमारे भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो नाम लिख देना, किरण बेदी का। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्होंने मई 2016 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। और कब से कब तक ये उपराज्यपाल के रूप में रही? तो 29 मई 2016 से लेकर 16 फरवरी 2021 तक ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत रहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनसे संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी, और 2016 से 2021 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रहीं। और इनसे संबंधित बातें अगर कही जाए तो पुलिस महानिदेशक भी रही थी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उस पद पर पहुंचने वाली किरण बेदी एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने ये गौरव हासिल किया था, ठीक है ना। पुलिस महानिदेशक भी रही, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है, यानी कि जिस दिन इनका जन्म हुआ था। तो ये कौन व्यक्ति हैं? इनका नाम है चौधरी दिगंबर सिंह। चौधरी दिगंबर सिंह के बारे में आपने बखूबी नाम सुना होगा। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 9 जून 1913 को। और गांव का नाम है कुरसंडा, कुरसंडा गांव। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1995 को हुई थी, ठीक है ना। और इनको किस वजह से जाना जाता है? सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे ये। सहकारिता आंदोलन के प्रणेता कौन रहे? तो नाम आता है चौधरी
दिगंबर सिंह का। और ये सांसद भी रहे थे, 4 बार सांसद रहे, ठीक है ना। तो 4 बार लोकसभा के सांसद कहाँ कहाँ से रहे, तो जैसे हम बात करते हैं, एक बार तो ये सांसद रहे थे जलेसर, एटा नाम सुना होगा ना आपने, एटा। और 3 बार ये मथुरा से सांसद रहे थे। इस प्रकार टोटल इन्होंने 4 बार सांसद के रूप में कार्य किया। 1952 में भी ये सांसद बने, 1962 में भी, 1970 में, 1980 में। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था उस समय इन्होंने जेल यात्रा भी की। 1941-42 में ये जेल में भी गए थे। अभी इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, इन्हीं के बारे में है ये, हालांकि इनका नाम इसमें नहीं लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं, करवाने का श्रेय इन्हें ही जाता है, सिंपल लिख दिया, कोई बात नहीं। इन्हें का मतलब क्या है यहाँ पे, इन्हें का मतलब है चौधरी दिगंबर सिंह। कहां पर आकाशवाणी की शुरुआत इन्होंने करवाई थी, चौधरी दिगंबर सिंह ने। अगर आपने लिखा होगा ना मथुरा तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। मथुरा से कितनी बार सांसद रहे थे, 3 बार वहां से ये सांसद रहे। बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं और उस समय के कई मुख्य नेताओं को इन्होंने इलेक्शन में हराया था। जैसे आपको पता है राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप को इन्होंने हराया। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, मनीराम बागड़ी, मनीराम बागड़ी को भी इन्होंने हराया। राजा मान सिंह, इन जैसे नेताओं को इन्होंने इलेक्शन में हराया था। लगभग 25 वर्ष ये मथुरा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे और मथुरा में आकाशवाणी की स्थापना करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। तो चलिए आप इनके बारे में और भी बातें कवर कर सकते हैं, बहुत सी है। यूपी जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है इनका ये नाम। ये कौन है, इनका नाम है नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी जो हैं, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 9 जून 1931 को कटक उड़ीसा में। कटक वर्तमान की दृष्टि से ये उड़ीसा में पड़ता है क्षेत्र, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और इनकी मृत्यु 4 अगस्त 2006 को हुई थी भुवनेश्वर में। और ये भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। और जब हम इनके बारे में जान रहे होते हैं, इन्होंने किस रूप में कार्य किया था, उड़ीसा राज्य की मुख्यमंत्री रही थी ये। अब आप इनसे संबंधित एक पॉइंट बताएंगे, नंदिनी सतपथी कब से कब तक उड़ीसा राज्य की मुख्यमंत्री रहीं, जल्दी से आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आपने इसमें लिखा होगा 14 जून 1972 से लेकर 16 दिसंबर 1976, तो आप कहेंगे जी हाँ ये बात ठीक लिखी हुई है, नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री के रूप में रही थी उड़ीसा की। बाकी ऑप्शंस के बारे में आपने शायद बखूबी पढ़ा भी होगा। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक क्या हुए थे, पहले आम चुनावों का आयोजन किया गया। पहले आम चुनाव कब से कब तक हुए, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए। और जब हम बात करते हैं, यानी कि उस समय चुनाव होने के बाद पहली लोकसभा का गठन किया गया। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। आपको इनके बारे में बखूबी पता होना चाहिए। और फिर जैसे हम बात करते हैं 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1977 तक क्या हुआ था, तो मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल था, ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। आप सभी को पता है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो
75 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू कर दी गई और फिर इमरजेंसी के खिलाफ में कई विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए, कई पार्टियां इकट्ठी हुई और फिर पार्टी कौन सी बनी थी, जनता पार्टी बनी। और उस जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। बाद में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम आता है मोरारजी देसाई का। ठीक है। और फिर आपको पता है इसमें सदस्यता को लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई थी और एक समाजवादी नेता थे मधु लिम्मे, उन्होंने कहा कि जो जनसंघ के नेता जनता पार्टी में आए हुए हैं उनको आरएसएस की सदस्यता त्यागनी होगी। लेकिन आपको पता है जनसंघ जो है वो आरएसएस की एक ब्रांच है, तो वो उन्होंने मना कर दिया कि आरएसएस की सदस्यता हम नहीं त्याग सकते। इसी वजह से जनसंघ के जो लोग थे वो जनता पार्टी से अलग हो गए और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली ये जो सरकार थी वो क्या हो गई थी, गिर गई थी। उसके बाद में 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक नए प्रधानमंत्री देखने को मिले जिनका नाम आता है चौधरी चरण सिंह। किसानों के मसीहा माने जाते हैं और कभी भी इन्होंने सदन में नहीं बोला, संसद में कभी भी इन्होंने कोई भी भाषण नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। और जब हम बात करते हैं जनता पार्टी से जो जनसंघ के लोग अलग हुए थे जिनमें नाम था अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना दी जिसे हम क्या बोल देते हैं, बीजेपी कह देते हैं। उस बीजेपी पार्टी की स्थापना कब कर दी थी उन्होंने, तो अगले ही साल कर दी थी 6 अप्रैल 1980 को। तो इस प्रकार से बीजेपी की स्थापना हुई। ठीक है, इसी जनता पार्टी से टूटकर। तो कभी आपको पूरा इतिहास बताएंगे, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी बातें एक क्लास में कवर करवा देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। तो ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो हैं आज के दिन इनकी क्या हुई थी, शहादत हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875 को ये जन्मे। कहां पे, रांची में। और रांची वर्तमान की दृष्टि से कहां का हिस्सा है, तो ये झारखंड की राजधानी है वर्तमान में, रांची। और जब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। कहां पे मृत्यु हुई थी, रांची जेल में, जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था। और ये जो बिरसा मुंडा हैं जनजाति समुदाय के लिए भगवान माने जाते हैं, के लिए भगवान। अब आप बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे, तो जल्दी से बताएं। वहां के लोग ना इनको भगवान का अवतार मानते हैं। लोगों में ये विश्वास बहुत दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते थे उस समय। तो अभी आप बताओ, बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की रिक्त स्थान जनजाति से संबंध रखते थे। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है बिरसा मुंडा। मुंडा एक जनजाति है जो मूल रूप से आपको किस एरिया में देखने को मिलती है, झारखंड के आसपास में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आसपास में मुंडा जनजाति के लोग आपको दिखाई देंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको और बताना है, यूपीएससी यूपी पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए। थोड़ा सा, हालांकि उस लेवल का नहीं दिया है मैंने, थोड़ा सा हल्का ही क्वेश्चन रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची झारखंड में हुआ। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, है ना। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है। बिरसा मुंडा जो है ना, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम रखा था कि जो भी इनके बारे में बताएगा उनको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो बिरसा मुंडा को
अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 को कहां पे गिरफ्तार कर लिया था? चक्रधरपुर नामक जगह पे। तो चारों ही बातें ठीक लिखी हुई हैं, जिन्होंने उपरोक्त सभी लिखा होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी जैसे हम बात करते हैं इनको गिरफ्तार कब किया गया था, तो शुरुआत करते हैं 24 दिसंबर 1899 की। तो उस समय क्या हुआ था, एक आंदोलन शुरू हुआ। यूपीएससी में कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है उल गुलान नाम को लेकर। उल गुलान, उल गुलान जो विद्रोह है वो यही है, बिरसा मुंडा ने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब 24 दिसंबर 1899 को ये आंदोलन शुरू हुआ। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण किया गया, आग लगा दी गई पुलिस थानों में, सेना के बीच में और मुंडा जनजाति के जो लोग थे उनके बीच में सीधी मुठभेड़ हुई। लेकिन ये तीर कमान ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए, क्योंकि अंग्रेजी सेना के पास में गोलियां थी और बड़ी संख्या में बिरसा मुंडा के जो साथी लोग थे वो मारे गए थे। ठीक है ना। और जैसे कुछ इन्हीं जाति के लोग थे, उन्होंने धन के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। और वो बात है, इनको गिरफ्तार कब करवाया गया था? 3 फरवरी 1900। तो 3 फरवरी 1900 इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनको कहां पे डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। और आज ही के दिन 9 जून 1900 को इनकी क्या हो गई? जेल में मृत्यु हो गई। और ये अमर हो गए हमारे पूरे भारत के लिए। ऐसा कहा जाता है कि शायद उनको जहर दे दिया गया था वहां पर। लोकगीतों में और जातीय साहित्य में आपको बिरसा मुंडा आज भी जीवित दिखाई देंगे। तो शत शत नमन करते हैं ऐसे वीरों को जिनकी बदौलत शान जिंदा रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम क्या है? आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम है अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी जो हैं, इनका जन्म 1 फरवरी 1854 को हुआ था वडोदरा में। और ये वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में है ये। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई। आज इनकी पुण्यतिथि है। 9 जून 1936 को इनकी मृत्यु हुई मसूरी में। और ये किस वजह से फेमस हुए? तो ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे। अभी आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे आप एक क्वेश्चन। अब्बास तैयब जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अब्बास तैयब जी का जन्म 1 फरवरी 1854 को वडोदरा गुजरात में हुआ। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। अब्बास तैयब जी के पिता का नाम शमशुद्दीन तैयब जी था और शमशुद्दीन तैयब के बड़े भाई बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब के बारे में तो आपने बखूबी नाम सुना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? मद्रास में, है ना। 1887 की बात है। मद्रास अधिवेशन। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, जो कि अब्बास तैयब जी के ताऊ जी थे। ठीक है ना। जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके ताऊ जी का नाम था बदरुद्दीन तैयब, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इनसे ही संबंधित है ये नाम। अभी मैंने क्या बताया, इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है। जब हम बात करते हो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कमेंट में बताएंगे आप ये क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनका तीसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट देखो,
अब्बास तैयब जी के भतीजे सलीम अली जो एक पक्षी विज्ञानी रहे। चौथा पॉइंट भी ठीक है। सलीम अली का नाम आपने सुना होगा ना, तो उपरोक्त सभी अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही बात है। सलीम अली, सलीम अली जो हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको पक्षी विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। और ये जो हैं इनको एक उपाधि दी गई थी बर्ड मैन ऑफ इंडिया। पक्षियों से बड़ा प्यार था इनको, सलीम अली को। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों का नाम और पक्षी अभ्यारण्य स्थलों का नाम प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है। और ये डॉक्टर सलीम अली अब्बास तैयब जी के क्या थे, भतीजे थे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सलीम अली के नाम पे एक क्या रखा गया है, राष्ट्रीय उद्यान। आपने नाम जरूर सुना होगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये नीचे फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की ही फोटो है। अगर आपको पता हो तो क्या आप बता सकते हैं कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बताएंगे? जिन्होंने लिख दिया होगा ना श्रीनगर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर यूटी में है। यहां पर देखो कितना प्यारा है ये राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करते हो तो यहां पर हंगुल हिरण, हंगुल हिरण रहते हैं। कई वनस्पतियां यहां पर संजोकर रखी गई हैं। जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला का दावा करने वाला ये राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है, इसमें पक्षियों की प्रजातियां लगभग 70 प्लस हैं। ठीक है ना। और इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे 1986 में आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था। और इनके नाम पर एक और अभ्यारण्य स्थल बनाया गया है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां पर है? तो ये गोवा में है। श्रीनगर में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, और गोवा में पक्षी अभ्यारण्य है इन्हीं के नाम पे। और ये जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है गोवा में, किस क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलेगा? वहां पर एक नदी बहती है, मंडोवी नदी। उस मंडोवी नदी के किनारे चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर है ये। चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है ये अभ्यारण्य स्थल। तो ये जो डॉक्टर सलीम अली हैं, किसके ये भतीजे हैं? तो यहां पर आपको कई पॉइंट आज मैंने बता दिए हैं अब्बास तैयब जी को ध्यान में रखते हुए। इस सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थल पर देखा जाए तो यहां पर मैंग्रोव निवास स्थान भी है। 320 यानी आप मोटा मोटा कहें तो 300 प्लस यहां पर पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अगर कुछ नाम लिए जाएं तो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल का नाम लिया जा सकता है, क्रेस्टेड ईगल, रोज बिल्ड रोलर, प्रायद्वीपीय खाड़ी उल्लू, सिलोन फ्रॉग माउथ। तो इस प्रकार के कई यहाँ पर पक्षियां हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हमारी इस कक्षा का ये दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जब आप इस YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कम्युनिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको ये कक्षा का दूसरा भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, इस कक्षा को शेयर भी कर दीजिए।
अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लासेस निरंतर मिलती रहे, समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।